इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन शॉट रिवीजन ढूंढ रहे थे तो बेटा एकदम सही जगह पर आए हो। मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पूरा वन शॉट रिवीजन कराने वाला हूँ, वो भी बहुत क्विक तरीके से। मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला शीट बना के लेके आया हूँ, इसको सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अभी मैं आपको पूरा डिस्कस भी करूंगा। जिनको फॉर्मूला शीट चाहिए वो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, बाकी जिनको अगर समझना भी है तो वो रुक सकते हैं। बहुत क्विक तरीके से मैं आपको जल्दी से इसका रिविजन कराऊंगा। देखो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज द चार्ज, कि भैया चार्ज क्या होता है। देखिएगा बेटा कॉलम्स वाइज में इसमें बात करने वाला हूँ। देखो चार्ज क्या होता है बेटा हमारे पास, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है हमें। सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या क्या देखा था कि Q इज इक्वल टू N, मतलब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बेसिस पे हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बराबर होता है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। और चार्ज जो होते हैं वो एडिटिव इन नेचर होते हैं। आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हो, जैसे 1 कूलम प्लस में -3 कूलम, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कूलम, सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में आपने क्या क्या देखा था बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपको फील आना चाहिए पूरी चीज का। दैट इज Q1 और Q2, इसके अगर मान लीजिए दो रिंग है, जो दोनों का रेडियस सेम है दोनों स्फीयर का, तो आपने क्या बोला जो इन पे नेट चार्ज आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, ठीक है। जो नेट चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2 के बाद। अब देखो यहाँ पर से आपको इसके बाद में ये बताया गया था कि भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दैट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। यूनिट से भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए यूनिट्स को ध्यान से समझना बेटा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका यूनिट बन जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो इज इक्वल टू Q बाई V कूलम पर मीटर, ठीक है। सिंपल सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमको पढ़ना होता है, इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि दो चार्जेस हैं, वो अगर मान लो r दूरी पर रखे हुए, ठीक है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस सेपरेशन ऑफ r, तो अगर हमने इनके बीच में फोर्स लिखना है तो वो कितना होगा बेटा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R, ये आपने पढ़ाई है, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन में R। अब यहाँ पर से ये Q1 Q2 होते हैं चार्ज, और जो R होती है वो होती है उनके बीच की सेपरेशन, ठीक है। एंड द नेट फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, जो नेट फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। जैसे कि अगर मान लो ये सेम लाइक चार्जेस हुए तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। मोटा वाला मतलब कि मैं दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। अगर इनको एक मीडियम में रख दिया जाए तो जो फोर्स चेंज होता है बेटा वो कितना होता है, 1/k। अगर दोनों चार्ज को आपने एक मीडियम में रख दिया तो इनमें जो नेट फोर्स होता है वो 1/k टाइम्स होता है, ठीक है। अब ये जो होता है बेटा ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करना, मतलब कि आप क्या कर सकते हो, जो वेक्टर सम होता है फोर्स का उसको आप लगा सकते हो, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। डायरेक्शन लाइक चार्जेस टुवर्ड्स द पॉइंट एट व्हिच द फोर्स हैज टू बी evaluated and repulsive, unlike charges away from the point which force has to be evaluated, और attractive force है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। आया कि नहीं आया समझ में। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख के रखे हुए हैं कि अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि भैया हमने तो सेम टाइप के चार्जेस रखे, ध्यान से सेम टाइप के चार्जेस हैं, फोर्स आपको निकालना है। अगर दो फोर्स इक्वल हैं, थीटा उनके बीच का एंगल है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनता है वो बनता है वेक्टर का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस। जब थीटा 60 डिग्री आएगा तो ये बनेगा √3, जब थीटा 90 डिग्री आएगा तो ये बनेगा √2f, और जब थीटा 120 डिग्री आएगा तो ये कितना होगा f। बेसिक चीजें हैं जो हमको याद रखना, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, कोई समस्या नहीं होती। अब देखो हमने बोला इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज क्या कि दो चार्जेस रखे हुए थे, तीसरा चार्ज हमको कुछ रखना है। मान लो अगर ये दोनों चार्ज भी इक्विलिब्रियम का रखना है तो एक तीसरा चार्ज स्मॉल q हमको लेके आना पड़ेगा, तो उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा,
उसको कहां पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला, तो बेटा जब इक्विलिब्रियम चाहिए कि अगर Q आपका इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो Q1 अपॉन Q2, ये जो Q1 और Q2 आपने रखे हुए थे, इससे अगर डिस्टेंस R1 है और इससे अगर डिस्टेंस R2 है तो ये बनेगा R1 बाय R2 का होल स्क्वायर। Q का आएगा इक्विलिब्रियम, Q विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिंपल है। तो Q की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर Q2 और Q1 इन इक्विलिब्रियम। और अगर Q2 को इक्विलिब्रियम में करना है तो ये पाएंगे। अरे बोले यार बेटा एकदम बढ़िया चीज, शानदार चीज, देखो ध्यान से जरा। अब देखो हमने क्या बोला कि चार्ज ऑन पेंडुलम, चार्ज ऑन पेंडुलम, इसमें आएंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किस तरीके से डिफाइन किया बेटा, सुनना ध्यान से, बढ़िया से एकदम समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू k q by r स्क्वायर। मतलब इसको हमने लिखा लिमिट q डेल्टा टेंडिंग टू 0, तो हमारे पास क्या बनेगा f by q। अब f क्या बोला था, k q by r स्क्वायर, q से डिवाइड करें, q से कट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर आपके पास एक क्या आ गया, इलेक्ट्रिक। अब ये जो Q होता है ये K होता है 1/4 K की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 9 × 10 की पावर 9। याद रखने की आवश्यकता, 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है तो ये भी किसको फॉलो करती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपको नोट्स कॉपी में लिखना है, ठीक है। आपकी रिवीजन कॉपी जो आप बना रहे हो शॉर्ट नोट्स, उसके लिए मैं एकदम ये लेके आया। तो पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉइंट एट व्हिच द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी वेलिडेटेड, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगी, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स है, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर से आप देखिए कि अगर दो अनइक्वल चार्जेस रखे हुए तो उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहां पर बनेगा, उसके लिए भी मैंने आपका फॉर्मूला बना दिया है कि अगर इससे x1 दूरी है, इससे x2 दूरी है, तो x1 आ जाएगा √Q1 r अपॉन √Q1 प्लस √Q2। लाइन चार्जेस मतलब कि Q1 भी पॉजिटिव है तो Q2 भी पॉजिटिव होना चाहिए। सिमिलरली x2 कितना आ रहा है, √Q2 r अपॉन √Q1 प्लस Q2। बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर मान लो अनलाइन चार्जेस मतलब ये माइनस का होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास √Q2 r अपॉन में √Q1 माइनस √Q2। बोलो यार बेटा कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से देखिए। अच्छा एक और चीज ना ये भी आ जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो बनता है वो क्या बनेगा बेटा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब ग्राफ है वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, तो सुनिएगा ध्यान से। 1/x² का ग्राफ है तो ये कैसा बनता है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, हाइपरबोलिक ग्राफ। हमको याद होना चाहिए, कोई समस्या नहीं है, ध्यान से देखेंगे। अब आप समझो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो होती कहां से चालू है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाई थी, पॉजिटिव से चालू होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आपने बोला कि ये इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है किसके, कंडक्टिंग सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज स्पेस में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। समझ में आया। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है, बड़े एरिया में कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि E2 will be less than E1। समझ में आया बेटा, E2 will be less than E1। अब ये क्या होता है, नेवर फॉर्म्ड क्लोज लूप,
और इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसी होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? कंजर्वेटिव इन नेचर। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड। मतलब जितनी फील्ड लाइंस निकलेगी एक चार्ज से, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर। ठीक है बेटा, अगर आपको चाहिए ये शीट तो आपको कमेंट करना होगा, आपको ये कमेंट में ये शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अब मैंने बोला कि भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक चार्ज को रख दिया तो उसमें जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है अपना? Q इंटू क्यू आपको साइन के साथ। अगर मान लो ये पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो एवरीवन? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया से चीजें कर रहे हैं अपन। अब जैसे कि मैंने बोला भाई आपसे बोले ना कि चार्ज ऑन द पेंडुलम, अब इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स आएगा? हाँ, और दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई, और ये हो गया एम। तो यहाँ पर आप देखें टेन थीटा बराबर क्या आ गया? क्यू ई बाय, उस एंगल पे जाके ये सेटिस्फाई कर देगा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, क्यू ई बाय एम जी आर बाय 12, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। रटने से अच्छा समझ के देखो, सिर्फ लामिस थ्योरम लेके सॉल्व करना है, दैट्स इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रख दिया। अब अगर मान लो डेंसिटी ऑफ बॉल्स है रो, इसको आपने पानी के अंदर डुबा दिया, इनिशियल एंगल थीटा था, फाइनल भी क्या है? थीटा। फाइनल भी क्या है? थीटा है, तभी ये फॉर्मूला में देखो पानी के अंदर डालने के बाद भी थीटा चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा? रो अपॉन रो माइनस सी। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बोली जाए तो वो कितनी हो जाएगी? रो अपॉन में रो माइनस सिग्मा। याद रखेंगे सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया। अब देखो इसी का मैं आपको और आगे लेके चलता हूं, दैट इज इधर का टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पेंडुलम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई यहाँ पर आप देखो कि मान लो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा तो क्या एक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ? तो भैया जी इफेक्टिव क्या बन जाएगा? एम जी इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा? एम जी माइनस क्यू। तो जी इफेक्टिव निकाल दो यार, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी माइनस क्यू ई बाय। तो देखो यही बनाया है। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या लिखते हैं अपन? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, जी इफेक्टिव की वैल्यू जब नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो जी इफेक्टिव भी होगी, और जब इधर की तरफ होगी तो इधर का एक्सीलरेशन और इधर भी एक्सीलरेशन का वेक्टर सम कर लो, ये जी इफेक्टिव हो जाएगा। अरे समझ में आया कि यार? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पिक्चर, तो भाई ये आपको याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ई बाय। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? ई बाय के। अब आपसे बोला कि भैया नेट बताओ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दैट इज ई माइनस ई ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी आ रही है? जल्दी बताओ, ई ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कितनी आ रही है? ई माइनस ई बाय। तो ये क्या होगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। ये क्या बन जाएगी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। समझ में आएगा? या आपके पास क्या आ जाती है बेटा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक। अब आप देखिए, अब देखो अगला आता है अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो भैया ये होता है स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जो होता है वो किसके बराबर होता है? phi इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो phi इक्वल्स टू बन गया आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पर से देखिए, आपको यहाँ पर से याद होनी चाहिए गॉस। गॉस क्या याद होना चाहिए? गॉस। तो भैया गॉस लॉ क्या होता है कि गॉस लॉ होता है फ्लक्स इज इक्वल्स चार्ज enclosed in the surface, net charge enclosed in the surface upon में epsilon naught। तो भैया ये क्या आ गया? चार्ज enclosed in the surface upon में epsilon naught, that will give you the flux। ठीक है, तो जैसे कि आपको बोला जाए अगर मान लो जीरो फ्लक्स है तो मतलब कि नेट चार्ज भी कितना होगा बेटा? जीरो। अब जैसे कि देखो नो चार्ज इनसाइड, आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है यूनिफॉर्म,
तो आप देख सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही जा रही है उतनी इधर से बाहर भी हो जा रही है। तो नेट फ्लक्स क्या आ गया, 0, चार्ज इनक्लोज 0। अब जैसे देखो चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, तो भैया अगर सेंटर पे चार्ज प्लेस कर दिया तो फाई टोटल विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। केसेस है सब याद करने का, देखो ध्यान से जरा। थर्ड केस, आपने बोला कि एक फेस पे आपने रख दिया चार्ज, ठीक है, लाइक दिस यू हैव प्लेस्ड एट द फेस, यहाँ पर आपने चार्ज रख। अब इसको चार्ज को कंप्लीट करने के लिए क्या मेरे को यहाँ पर एक और क्यूब बनाना पड़ेगा? अरे बोलो यार क्या एक और क्यूब बनाना पड़ेगा? तो एक क्यूब से कितना जाएगा, क्यू बाय 2 अरे आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना दोनों में, समझ में आया? जैसे ही अगर मैंने एक कॉर्नर पर रख दिया तो मेरे को इससे 8 क्यूब लग जाएंगे, तो क्यू बाय 8 समझ में आया नहीं आया? तो चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर कितना आ जाएगा, क्यू बाय 8। अगर आपसे बोला जाए एक फेस से बताओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ क्यू बाय 8 आ रहा है, बट आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जब चार्ज यहाँ पर रखा हुआ तो यार ये वाली नहीं, ये वाली और उसके पीछे वाली जो सर्फेस, ये तीन से चार्ज का फ्लक्स 0 हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ध्यान से देखो, यहाँ पर चार्ज रखा हुआ तो इससे और इससे, ये तीनों से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जारी है। अब भैया हमको पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो भैया वहां पर उन तीनों के कारण 0 हो गया, बाकी के तीन के कारण कितना आ जाएगा, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। नाउ चार्ज प्लेस्ड एट द एज पे अगर आपने रख दिया तो कितना लगेगा, क्यू बाय 4। एक सरफेस से पूछा जाएगा कितना आ जाएगा आपके पास, क्यू बाय 16। बहुत बढ़िया। अब देखो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो फ्लक्स इफेक्टिव विल बी फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस प्लस 2 टाइम्स द फ्लक्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अरे यहाँ से जाएगा और बाकी पूरा कर्व्ड सरफेस जाएगा। अब टोटल कितना जाएगा इससे, क्यू बाय एप्सिलॉन। साइड वाले से निकाल लोगे तो क्या फ्लक्स थ्रू द कर्व आ जाएगा? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस सेक्शन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार, मजा आ रहा है सर, एकदम बढ़िया फील आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अब आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम दे रखा है कि क्या क्या इसमें कहानियां होती है कि भैया देखो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखती, और अगर आपने बोला मेटल स्फीयर और हॉलो स्फीयर तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और आउटसाइड पे आएगी। देखो इनसाइड पे 0 आएगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं बना, फिर आउटसाइड पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये एट द सरफेस है, आउटसाइड पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, इनसाइड पे 0, याद रखना है। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, पूरा भरा हुआ है, तो उसके लिए इनसाइड पे होती है के क्यू आर अपॉन में आर क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मैक्सिमम तक गया दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, और फिर घटने लग जाएगा बराबर। समझ में आता है कि नहीं आता बच्चों? बोलो यार ना। इन कंडक्टिंग शीट अगर तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। नॉन कंडक्टिंग शीट है तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, याद रखने वाली चीज, एकदम जो याद रखने वाली चीजें हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्यू आउटर प्लस क्यू प्लेट प्लस क्यू इनर, तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि क्यू ऑफ द प्लेट विल रिमेन सेम, दैट इज इक्वल टू क्यू आउटर प्लस क्यू इन। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण दिखता होता है 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, जब थीटा 1 और थीटा 2 बराबर। समझ में आया? अलग अलग होंगे तो ये नहीं होता, y में अलग आएगी, x में अलग आएगी। अरे बोल रहे यार, ठीक है। अब ये देखिए इनफाइनाइट ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 2k लैम्डा बाय r। समझ में आया कि नहीं? कितना रहता है 2k लैम्डा बाय r। अब यहाँ पर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्म कैंडिडेट 2k लैम्डा बाय r साइन थीटा बाय, आधा एंगल लेना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाई डाल देगा तो ये 2k लैम्डा बाय r बन गया। रिंग के सेंटर पे 0 होती है अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो। रिंग की एक्सिस पे जो फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx अपॉन s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। बहुत ये याद रखना है, मैक्सिमम जो आता है वो कहां पर आता है, r/√2। दो इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाएंगी आपके पास इस तरीके से। मैंने आ रखा है वीडियो में फुल, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है
तो आप वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ रिवीजन के पर्पज से लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चे को रिक्वायरमेंट होता है वन शॉट जल्दी जल्दी हो जाए, फिर वो जल्दी जल्दी वाली कहानी आराम से पढ़ना है तो बढ़िया। फोर्स को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकेगा तो ये चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकेगा तो फोर्स लगेगा क्यूबी, एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स को लिख ले मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास कितना, क्यूबी का है। समझ में आया? अब तक वेलोसिटी आएगी v इक्वल्स टू 80, सॉल्व कर ले, ये बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। काइनेटिक एनर्जी ये आ गई तेरे पास, ठीक है, बस बढ़िया। तो मतलब कि जब एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका जाता है यूनिफॉर्म में, आइदर इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ। आगे जाएगा आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक पाथ। समझ में आया बेटा? पक्की बात। अब देख, जैसे मैंने यहाँ पर एक रिलेशन डाल रखा है कि टाइम फॉर प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच हाइट गिरने में प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगा रखी है। हमको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ, तो भैया यहाँ पर से आप देखेंगे तो प्रोटॉन को टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। सो ये मैंने कंप्लीट रिवीजन कराया है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। अगर आपको पसंद आया हो तो बेटा कमेंट करके बताना, और ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जेईई मेंस 2027 की प्रिपरेशन के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।